नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस को घेरने के चक्कर में नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस गए हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। कांग्रेस को घेरने के चक्कर में नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल चुनावी मौसम में कांग्रेस को मात देने के लिए नरेंद्र मोदी ने इस बार उस पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया, जो अब पलटकर मोदी की ही मुसीबतें बढ़ा रहा है। कल शाम को जब से मोदी ने ट्वीट किया, बल्कि पांच ट्वीट किए और कांग्रेस शासित राज्यों के उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस झूठे वादे करती है, तो कांग्रेस ने ऐसा पलटवार किया कि अब मोदी का बचाव करना मुश्किल हो गया है। अब तो नौबत यह आ गई कि नरेंद्र मोदी को अपने 5 में से तीसरा ट्वीट जो था उसको डिलीट करना पड़ा है। जरा उस ट्वीट को लेके आइए, जरा देखिए ये ट्वीट। दिस पोस्ट वाज डिलीटेड बाय द पोस्ट ऑथर। ये ऊपर जरा और ऊपर अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। पहला ट्वीट, दूसरा ट्वीट, ये तीसरे ट्वीट को इन्होंने डिलीट किया है। और ऊपर आइए, ये देखिए, पहला ट्वीट, उसके बाद ये दूसरा ट्वीट, ये तीसरे ट्वीट को डिलीट किया गया है, ये चौथा ट्वीट और पांचवा ट्वीट। ये 5 ट्वीट में से तीसरे ट्वीट को नरेंद्र मोदी को डिलीट करना पड़ा। अब ये नौबत क्यों आ गई कि नरेंद्र मोदी को 5 में से तीसरे ट्वीट को डिलीट करना पड़ा? अभी तो एक ट्वीट ही डिलीट करना पड़ा है, लेकिन अगर मोदी इसी तरह कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाते रहे तो इसका नुकसान उन्हें केंद्र से लेकर राज्यों तक उठाना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि आज महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तमाम सरगर्मियों के बीच चर्चा इस बात पर भी होती रही कि किस तरह कांग्रेस ने मोदी को करारा जवाब दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर जयराम रमेश, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों, प्रवक्ताओं, सब ने मोदी के आरोपों की न केवल कल रात से लेकर आज दिन तक, इस वक्त तक धज्जियां उड़ाई हैं, बल्कि उन्हें इन आरोपों को साबित करने की चुनौती भी दे दी। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने आंकड़े ही पेश कर दिए ताकि जनता के सामने सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी कर मोदी के लिए क्या कुछ कहा है, आइए जरा सबसे पहले उसको सुन लेते हैं। पवन खेड़ा को आप अभी देख रहे थे, जयराम रमेश को, तमाम नेता अपनी अपनी बातें रखते हुए, उधर पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी, चाहे वो भूपेश बघेल हो या अशोक गहलोत हो, और ऐसे तमाम कांग्रेस के नेताओं को एक तरह से एकजुट भी कर दिया है। यहां पर अपनी ही गलतियों से नरेंद्र मोदी ने चुनावी चर्चा के बीच नरेंद्र मोदी के 5 ट्वीट और 5 में से तीसरे ट्वीट को नरेंद्र मोदी ने क्यों डिलीट किया। और इस ट्वीट के जरिए कल आपको याद होगा कि जब हम लोग इसी समय कार्यक्रम कर रहे थे, न्यूज पॉइंट कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन यहां पर जैसे ही ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी ने लिखी और हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ 8:30 से 8:45 के बीच में, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट, लंबा चौड़ा ट्वीट करके सीधा निशाना साधा नरेंद्र मोदी पर और 2014 में किए गए वादे से लेकर तमाम वादों को उन्होंने वहां रखा कि आखिर नरेंद्र मोदी जी, आपने जो कहा था 15 लाख रुपए, वो क्या था? जुमलों की बरसात आप करते हैं और बात हम पर करते हैं, उंगलियां हम पर उठाते हैं। आप ये कैसे भूल जाते हैं कि अगर एक उंगली आप हमारी तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ जाएंगी। ये तमाम बातें कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखी कहीं, लेकिन आज पवन खेड़ा ने जो कहा है बहुत दिलचस्प है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री जी, जो भी आप कहना चाहें, फिर से चुनाव मोड में आ गए। त्योहार के दिन लोगों को त्योहार की बधाई देने की स्थान पर लगे ट्वीट करने, और ट्वीट भी ऐसे कि उनके ट्रोल्स भी शर्मा जाए। एक ट्वीट तो डिलीट करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री को, 11वें साल का प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री फैक्ट चेक में कहीं फंस न जाए, ट्वीट को डिलीट किया। हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, सब ने जब उनको करारा जवाब दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया, तो उनको ट्वीट तक डिलीट करना पड़ गया। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। प्रधानमंत्री जी, हमारी गारंटियां हमें याद है। 52,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5 में से 5 गारंटी कर्नाटक सरकार ने लागू कर दी। हिमाचल सरकार ने 10 में से 5 गारंटियां, जिसमें ओपीएस शामिल है, लागू कर दी। तेलंगाना सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड अभी आपको भेज रही है, रट लीजिएगा ताकि आइंदा कोई गलती ना कर दें। हमें अपने वादे याद हैं, हमें अपनी गारंटी याद है, और आपको बड़ा घबराना चाहिए इस बात से कि हमें आपके वादे भी याद हैं। आप भूल गए, आप तो गजनी बन जाते हैं अपने। कहां है 100 स्मार्ट सिटीज? क्या हुआ गंगा मैया का? क्या हुआ महिला सुरक्षा का? क्या हुआ पेट्रोल डीजल का? क्या हुआ रुपए डॉलर का? जवाब दीजिए।
मशरूम खाना छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी, थोड़ा बादाम खाइए, याद आ जाएगा अपने वादे। आजकल क्या स्थिति है आपको पता है प्रधानमंत्री जी? जब पति पत्नी लड़ते हैं ना, तो पत्नी कहती है चलो मोदी कहेंगे। यह स्थिति हो गई आपकी। अब बच्चे कॉमिक्स नहीं पढ़ते, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ते। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार किसकी सरकार? बहुत हुई रुपए पर डॉलर की मार, क्या हुआ? अब की बार किसकी सरकार? आप जब मुंह खोलते हैं, आप जब ट्वीट करते हैं, तो लोग अब यूं यूं शुरू कर देते हैं, लपेटना शुरू कर देते हैं। आप फेंको, लोग लपेटते हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत आपने बना दी। मर्यादा थी इस पद की, प्रतिष्ठा है इस पद का हम सब, पूरा विश्व सम्मान करता, लेकिन पता नहीं अब कब तक कर पाएगा। अरे हम तो सोचते थे अपने ट्रोल्स के लीडर हैं। आपके ट्वीट्स देखकर तो ऐसा लगता है आप अपने ट्रोल्स के फॉलोअर हैं। आपके ट्रोल्स आपसे बेहतर ट्वीट कर लेते हैं। आपको तो डिलीट करना पड़ गया। प्रधानमंत्री जी, चौराहों की आप बात करते थे कि मैं जिस चौराहे पे जो चाहे सजा दे देना। चले मत जाइएगा चौराहों पर, वहां जाएंगे तो आपको गाना सुनाई देगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इस देश को अब आपकी जुबान पर कोई भरोसा नहीं रह गया। कितने ही वक्त आप प्रधानमंत्री के पद पर रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। इकबाल खत्म हो चुका है, अब वो इकबाल वापस लौट के नहीं आ सकता। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो इकबाल खत्म हो चुका है, अब वो इकबाल लौट कर नहीं आ सकता। ये बात कह रहे हैं यहां कांग्रेस के प्रवक्ता, मीडिया सेल के हेड पवन खेड़ा, और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पर आरोप लगेंगे या मोदी राहुल के खटाखट वाले बयान का मजाक उड़ाएंगे तो कांग्रेस भी चुप नहीं बैठेगी। ये तो साफ नजर आ गया है। अब जरा यह समझने की भी जरूरत है कि आखिर मोदी ने चुनाव के वक्त ऐसा सेल्फ गोल करके अपना क्या नुकसान किया है। आपको बता दूं कि खड़गे जी ने मोदी के अच्छे दिनों से लेकर रुपए की कीमत, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, सबकी याद देश को दिलाई, जिससे जनता के घाव हरे हो गए हैं। आपको याद होगा कि हर खाते में 15 लाख का वादा मोदी ने किया था, लेकिन अब हर भारतीय 1.5 लाख का कर्जदार हो गया है। जी हां, हर भारतीय के ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। केंद्र सरकार पर देश की कुल जीडीपी की तुलना में 60% कर्ज है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल। कुल जीडीपी जो भारत की है उसकी तुलना में केंद्र सरकार पर 60% कर्ज है। जिन 70 सालों में कुछ नहीं हुआ का आरोप नरेंद्र मोदी लगाते थे, उन सालों में देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ का था, जो अब 10 साल के भीतर मोदी शासन में 2,05,000 करोड़ रुपए का हो गया है। सरकार के कुल बजट का 20% कर्ज चुकाने में जाता है। रक्षा बजट का 2.5 गुना, हेल्थ बजट का 10 गुना, शिक्षा बजट का 7 गुना, यह सब कर्ज चुकाने में जाता है। 2022 में देश पर कर्ज 83% पहुंच गया है, और यह हाल तब है जब सरकार आधे से ज्यादा आंकड़े ठीक से बताती ही नहीं है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आंकड़े अगर आते हैं और जब वो सरकार को नीचे गिरते हुए दिखाते हैं वो आंकड़े, तो सरकार बोलती है ये फर्जी है, ये गलत है, ये विदेशी है। जिस समय देश कर्जदार हो रहा था, तब अदानी और अंबानी की दौलत बढ़ रही थी। राहुल गांधी ने यही बात तो संसद में कही थी, जो पीएम से लेकर लोकसभा अध्यक्ष तक को नागवार गुजरी थी। देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की लाइन में लगाकर मोदी अब कांग्रेस पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगा रहे हैं, और भूले से अच्छे दिन का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे का वादा कर रहे थे उस समय नरेंद्र मोदी, लेकिन वादा खिलाफी किसके लिए? तो कांग्रेस पार्टी के लिए। इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर। खैर, जिस इंसान ने चुनाव नतीजे आने के बाद जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ बोलकर अपनी असली श्रद्धा का परिचय दिया, तो उससे और क्या उम्मीद रखी जाए दोस्तों। वैसे मोदी ने जिस भी मकसद से कांग्रेस पर हमला बोला था, वो पूरा होगा या नहीं, इसमें तो शक है ही। अब सोचने वाली बात यह है कि मोदी ने अभी जो नुकसान बीजेपी का कर दिया है, उसकी भरपाई क्या आरएसएस करेगा या बीजेपी के बाकी साथी करेंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आखिर में दो ही अलग अलग संस्थाएं जो हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए खेवनहार दिखाई देते हैं। एक पितृ संस्था आरएसएस, दूसरा उनके साथी सहयोगी दूसरे दल। लेकिन क्या अभी जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई ये दोनों कर पाएंगे?
एक बड़ा सवाल है और यहीं से एक सवाल यह उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी ने सेल्फ गोल कर लिया है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को फंसा दिया है। जी हां, मोदी ने कर दी बड़ी गलती और कांग्रेस ने कैसे घेरा है और अपनी ही पार्टी को कैसे नरेंद्र मोदी ने फंसा दिया है, इसी की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज चतुर्वेदी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलिंदु उपाध्याय जी। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन कल से लेकर आज तक, कल जब हमारी चर्चा खत्म हुई उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आता है। उस ट्वीट के बाद लगातार एक के बाद एक कई सारे ट्वीट आप देखे होंगे कांग्रेस के तमाम नेताओं के, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। यह अपने आप में पहली बार शायद हो रहा है कि 5, अभी हम लोगों ने दिखाया भी, एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आइए, 5 ट्वीट में से तीसरे ट्वीट को नरेंद्र मोदी डिलीट करते हैं। यह नौबत आ गई है। ये देखिए, पहला ट्वीट जरा और ये ऊपर तीसरा, ये उसके बाद चौथा है, पांचवा है, ऊपर ले आइए, ऊपर से जरा गिनती कर लें और ऊपर लाइए। हाँ देखिए, ये पहला ट्वीट कल का, ये दूसरा, इसके बाद ये तीसरा, दिस पोस्ट वाज डिलीटेड बाय द पोस्ट ऑथर, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। बातें अलग अलग राज्यों की और कांग्रेस वादा खिलाफी करती है, अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस करती है, और ये बात कल हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे। प्रशांत टंडन जी, जो ट्वीट मोदी जी ने डिलीट किया राजीव जी, वो इंटरनेट की मेमोरी में रहता है। इंटरनेट की याददाश्त मोदी जी से या बहुत से लोगों से ज्यादा है। तो जो ट्वीट डिलीट किया उसमें हैशटैग था फेक प्रोमिसेस ऑफ कांग्रेस और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। उस फेक प्रोमिसेस और जितनी उन्होंने बातें की भी उसका स्क्रूटनी होती कायदे से, इसलिए वो ट्वीट डिलीट हुआ है, लेकिन वो इंटरनेट की मेमोरी में है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि देखिए पॉलिटिकली मोदी जी ने क्या किया जाए, इसको समझा जाए। सरकारें इस वक्त कांग्रेस की भी हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली पार्टियों की सरकारें भी जहां कांग्रेस शामिल है, और सरकारें बीजेपी की और बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकारें भी। अब इस ट्वीट के मुतालिक, इस ट्वीट के बाद इन दोनों तरीके की सरकारों की पब्लिक स्क्रूटनी होगी। किसने क्या वादे किए थे, किसने क्या वादे पूरे किए जी। लोग ये भी देखेंगे कि तेलंगाना में एलपीजी का सिलेंडर 500 रुपए का है और मध्य प्रदेश में 880 रुपए का है। इस तरीके की तमाम चीजें अब लोग ढूंढ के निकालेंगे। किस राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम है, किस राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, किस राज्य में महिलाओं को बसों में फ्री ट्रेवल की सुविधा है, किस राज्यों में नहीं है। क्या बीजेपी के राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं को फ्री बस ट्रेवल है? क्या सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम है बगैर शर्तों के, बगैर ऑप्शन दिए हुए? क्या राजस्थान में जैसी स्कीम थी, हेल्थ स्कीम, 25 लाख रुपए तक की इलाज के खर्च को भरपाई करने का सरकार का, बगैर बीमा के, ये इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसी स्कीम बीजेपी के राज्यों में है? क्या गहलोत सरकार ने जो स्कीम चलाई थी, जिसको हम लोग चश्मदीद गवाह थे कि उस कई अस्पतालों में हम लोग गए थे और मरीजों से मिले थे जी, क्या वो स्कीम अब वैसी ही चल रही है? अब आने वाले दिनों में ये होगा कि दोनों पक्षों का पॉलिटिकल एग्जामिनेशन होगा, पोस्टमार्टम होगा कायदे से, और माइक्रोस्कोप से अब लोग देखेंगे। और उसके साथ साथ एक और बात जो होगी कि अब इलेक्शन का एजेंडा झारखंड और महाराष्ट्र में वादे और वादा खिलाफी होगा जी। अब ये मोदी जी ने एजेंडा सामने रख दिया है।
अब ये जो कटेंगे बटेंगे टाइप्स जो नारेबाजी है और हिंदू मुसलमान का नैरेटिव जो इनका गोदी मीडिया पे चलाता है दिन रात, अब वो नैरेटिव पीछे मोदी जी ने खुद ही कर दिया। पूरा लोकसभा चुनाव इसी पे लड़े, लेकिन अब वो, और उसके साथ साथ सोशल जस्टिस का एजेंडा रहेगा। राहुल गांधी के जो एंगेजमेंट है उसकी एक छाप है वो रहेगी। और एक और बात जो रहेगी कि हरियाणा के इलेक्शन के बाद अपोजिशन, खासकर कांग्रेस पार्टी, इलेक्शन कमीशन की कारगुजारियों पर भी सतर्क रहेगी। इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है। मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन को किसी राजनीतिक पार्टी ने इस तरीके का जवाब दिया हो, और इलेक्शन कमीशन ने किसी राजनीतिक पार्टी को इस भाषा में चिट्ठियां लिखी हो कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर चिट्ठी लिखी हो। मैंने इलेक्शन कमीशन को टीएन सेशन के ज़माने से कवर किया राजीव जी। इलेक्शन कमीशन में हमेशा से इस तरीके की कोई हरकत या इस तरीके की एक्टिविटी नहीं देखी गई कि इलेक्शन कमीशन का और खासकर इलेक्शन कमिश्नर्स का राजनीतिक रुझान बहुत स्पष्ट तौर पर मालूम पड़ जाए। अभी आप देख लीजिए, झारखंड के डीजीपी नहीं हटाए गए, महाराष्ट्र के डीजीपी हटा दिए गए। बिल्कुल। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये अब रेफरी की जगह प्लेयर है। बीजेपी अब 12 प्लेयर के साथ है। जो बात मैं कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन को एक रेफरी की भूमिका में जहां रेड कार्ड दिखाना चाहिए वो खुद बॉल गोल में डालता है। तो ये भी चुनाव में मुद्दा रहेगा। तो मोदी जी ने चुनाव के प्रचार अब कैसा आगे चलेगा महाराष्ट्र और झारखंड का, अपने इस ट्वीट से और ट्वीट को डिलीट करके ये तय कर दिया है। अब सवाल ये है कि वो वापस अपने एजेंडा पे आ पाते हैं कि नहीं, ये विपक्षी पार्टियों पे तय निर्भर करता है कि वो इसको कैसे भुनाते हैं और कैसे, जैसे आज कांग्रेस की तरफ से कारपेट बॉम्बिंग की गई है जी। उनके चीफ मिनिस्टर बोले, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बोले, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर बोले, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बोले, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बोले, कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान आए। तो अब जो है इस तरीके की कारपेट बॉम्बिंग से लग रहा है कि इसको प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर घेरने का प्लान है पूरा तरीके से, और अब इलेक्शन का मुद्दा इसी तरफ घुमाना चाहिए कि किसने कहां वादे किए थे। मैनिफेस्टो खोलिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्या वादे किए थे, राजस्थान में क्या वादे किए थे, कितने पूरे किए, और छत्तीसगढ़ में क्या वादे किए थे वो क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या वादे किए थे और आदिवासियों के साथ हसदेव में क्या किया, महाराष्ट्र में धारावी में क्या कर रहे हैं। अब ये तमाम बातें अब खुलेंगी, तो एक नए तरीके का इलेक्शन कैंपेन हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। ये पहली बार मोदी जी ने तय किया है कि इलेक्शन अब हिंदू मुसलमान पर नहीं होगा, इलेक्शन चुनाव में दिए गए वादों और उनके इम्प्लीमेंटेशन पे होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब जो है चुनाव के इम्प्लीमेंटेशन पे होगा। एक अभी तक बटेंगे कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे जो हैं इधर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार इन्हीं मसलों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उसमें मायावती भी कूद पड़ी हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 9 सीटों पर जो हैं उसकी राजनीति से अलग इतर देखें तो 2 मुख्य राज्य हैं, प्रमुख राज्य हैं जहां टोटल विधानसभा के चुनाव हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटें और उधर झारखंड की 81 सीटें। और इन दोनों राज्यों में जीत किसकी होगी, इसके लिए आगे किस ढंग से बढ़ा जाए, उस रणनीति पे आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी ने जो कल ट्वीट किए, एक के बाद एक 5 ट्वीट, जी हां 5 ट्वीट किए और सेल्फ गोल कर बैठे
क्योंकि जैसे ही उन्होंने ट्वीट किए उसके बाद सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया आती है, उसके बाद जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कारपेट बॉम्बिंग होती है, मतलब लगातार तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी सब ने नरेंद्र मोदी को घेर लिया। फाइनली होता यह है कि नरेंद्र मोदी को अपने 5 में से एक ट्वीट, जो तीसरे नंबर का ट्वीट है, उसको डिलीट करना पड़ता है। यह पहली बार ऐसा होता है कि नरेंद्र मोदी को अपने ट्वीट को वापस लेना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री देश की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी पर अगर हमला बोल रहे हैं और अपने ट्वीट को डिलीट करते हैं तो इससे बड़ी बेइज्जती और नहीं हो सकती किसी नेता की। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर वो एक राजनेता के रूप में अपना रुख दिखा रहे थे और ट्वीट कर रहे थे। लेकिन उस ट्वीट में उन्होंने लिखा क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में थोड़ा सा कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर पंकज जी के पास आना चाहता हूं। कैसे इस मसले पर यहां पर सेल्फ गोल कर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां से इन दोनों राज्यों के चुनाव ही नहीं, यानी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव ही नहीं, बल्कि उपचुनाव जो हो रहे हैं उसके मुद्दे कैसे चेंज हो रहे हैं, यह भी समझेंगे हम पंकज चतुर्वेदी जी से। प्रधानमंत्री जी ने कल लिखा था कि अब कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से यह एहसास हो रहा है कि अनरियल प्रोमिसेस यानी अवास्तविक वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें ठीक से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। वे लोगों से लगातार चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे वादे करते हैं जो उन्हें भी पता है कि वे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, और इसी में उन्होंने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, आप जानते हैं, और वहां की सरकारों का जिक्र करते हुए और चुनाव के दौरान किए गए गारंटियों और वादों की बात करते हुए यहां नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था। लेकिन और उसमें एक बात और उन्होंने लिखी थी कि देश के लोगों को झूठे वादे करने की कांग्रेस की जो संस्कृति है उससे सावधान रहना चाहिए। ये सारी बातें, लेकिन अब होता यह है कि नरेंद्र मोदी को ये ट्वीट आखिर फाइनली डिलीट करना पड़ता है। एक ट्वीट डिलीट करते हैं, कांग्रेस कर्नाटक की बात करते हैं, दूसरे राज्यों की बात करते हैं, फेक प्रोमिसेस की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और हरियाणा का हाल भी उन्होंने लिखा है इसमें सबसे आखिर में, आप देखेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश ये सब ये चूंकि यहां दिख नहीं रहा, शो मोर है इसलिए नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लिख रहा है कि हमने हाल ही में देखा कि किस तरह हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को ठुकरा दिया और ऐसी सरकार को चुना जो स्थिर है और विकास केंद्रित और एक्शन में विश्वास रखती है। ये सारी बातें तो ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात की अपने ढंग से, अपनी पार्टी का बचाव करते हुए। लेकिन क्या कारण था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया और उसमें उन्होंने जुमलों की जो बरसात करते आए हैं नरेंद्र मोदी, उन जुमलों का जिक्र जैसे ही पंकज जी मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता करते हैं, नरेंद्र मोदी पट से अपने तीसरे नंबर को ट्वीट को डिलीट करते हैं। यहां से क्या कुछ आप देखते हैं देश की सियासत, चुनाव, उसमें कहां तक इसमें परिवर्तन आप देखते हैं आने वाले समय में? पंकज जी देखिए, अपन दोनों राज्यों की यदि बात करें, झारखंड में पिछले 6 महीने से हिमंता शर्मा विश्वास लगातार गांव घूम रहे हैं और उनके पास केवल एक मुद्दा है, संथाल में मुस्लिम पॉपुलेशन का बढ़ना और ये सब चीजें। इतने लंबे उनके कैंपेन के बाद इंटरनल रिपोर्ट ये आई कि इससे वो कोई मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पा रहे। जो एक फिक्स वोटर है बीजेपी का, उससे ज्यादा कोई नए वोटर उनके साथ नहीं जुड़े। चंपई सोरेन के शामिल होने के बाद भी कोल्हान में बीजेपी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर पाई। उल्टे जो भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर है वो नाराज होकर बहुत सारे लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी से विमुख हुए। यहां तक कि जो टॉप लीडर्स थे बीजेपी के, उसमें से 8 लीडर्स, जिसके अंदर एक खुद हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट थे, वो सब लोग वापस जेएमएम में आए। उससे बहुत स्पष्ट हुआ कि झारखंड में ये पोलराइजेशन इनका काम नहीं कर रहा है, तो इन्होंने विकास का जो उनका कथित एजेंडा है उसको फिर लेके आए। अब मजेदार चीज ये हुई कि अब वहां पर हेमंत सोरेन टिट फॉर टेट की पॉलिटिक्स कर रहे।
जाहिर है कि चुनाव की आचार संहिता के बाद में राज्य में केंद्रीय चुनाव आयोग का कब्जा होता है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में अपनी फील्डिंग की, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आया परसों दिवाली के एक दिन पहले। रांची का एक बहुत बड़ा जीडी गोयनका स्कूल है, और जीडी गोयनका स्कूल की जो फ्रेंचाइजी है वहां पर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं मदन सिंह, उनके पास वहां पर शिकायत के बाद में पूरा टीम लगी, लोगों की भीड़ जुड़ी, वहां पे छापा पड़ा। वहां का जो डिप्टी प्रिंसिपल है उसके कमरे से 1,35,00,000 रुपए नकद और विदेशी शराब मिली, और जो एफआईआर दर्ज कराई गई है चुनाव आयोग की तरफ से सब इंस्पेक्टर ने, उसमें लिखा है कि ये पैसे का इस्तेमाल चुनाव में गलत तरीके से करने के लिए किया गया। और अभी यह मालूम पड़ रहा है कि झारखंड और कई राज्यों में जो आरएसएस के संचालित स्कूल हैं वो वास्तव में यही सब कर्म करते रहे, और इसको लेकर झारखंड में बहुत बड़ा भड़बड़ाहट मची हुई है। एक तो उनका पूरा जो पोलराइजेशन का एजेंडा है वो फेल हो गया, और दूसरा उनका पैसा पकड़ा जाने लगा। इस मसले को डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी यही चीज लेके आए। ठीक यही चीज आप देख लीजिए उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। महाराष्ट्र में पिछले 6 महीने से क्या हो रहा था, शिवाजी का बाग नाखून और औरंगाबाद वाला मसला, संभाजी नगर वाला, 5 बड़े दंगे इन लोगों ने करवाए। लेकिन महाराष्ट्र में एक में जब टिकट बट गए, टिकट बटने के बाद में समझ में आया कि वो तो चुनाव का मुद्दा ही नहीं बन रहा पोलराइजेशन। वहां चुनाव का मुद्दा असली और नकली एनसीपी और शिवसेना है, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, वहां से रोजगारों के गुजरात जाने का मुद्दा है। इस पोजीशन में मोदी जी जिस तरीके से फंस गए, उनको लगा कि अब क्या किया जाए। एक चीज और है जिसमें इंटरनल पॉलिटिक्स है, जैसा आरएसएस चाहती थी कि योगी का नारा कटेंगे तो बटेंगे को इस प्रकार से प्रचारित किया जाए कि वो ब्रांड योगी बन के उभरे। और मोदी जी को जो सबसे बड़ा डर है वो योगी से ही है। उनको लगा कि ब्रांड योगी बनने का ये जो कटेंगे तो बटेंगे वाला भी नारा हो गया तो इनके जो नारे हैं वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये जो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है टकराव की, उसके लिए अचानक भड़बड़ाहट में उन्होंने ये किया और फिर उनको डिलीट करना पड़ा। मैं आपको एक चीज और बताऊं, यदि कांग्रेस गंभीरता से काम करे, अकेले जुमले नहीं, नरेंद्र मोदी की जितनी टॉप योजनाएं आप देखिए, स्वच्छता अभियान पूरे महानगर नहीं, आज छोटे कस्बे तक कूड़ों के ढेर बन गए हैं, और वो कूड़ों के ढेर दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद की यदि बात कर ली जाए तो उस कूड़े को साफ करने में 50 साल लगेंगे। आप कोई से भी मशीनें लगा लो, ये स्वच्छता अभियान की हकीकत है। स्वच्छता अभियान की हकीकत आप देख लीजिए, आम आदमी कितना जागरूक हो गया है। हम दिवाली पे देख लीजिए, सड़कें पटी पड़ी थी कचरों से। जी, मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, 2015 में मोदी जी ने घोषणा की थी किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अब छोटी पानी की बोतलें नहीं रखी जाएंगी। क्या वो बंद हुई? जहां पर मैं आपको ये उदाहरण बता रहा हूं, नल जल योजना सुपर फ्लॉप। आपको एक आश्चर्यजनक घटना बताता हूं, मध्य प्रदेश में पिछले 7 साल में 1.5 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान सरेंडर कर दिए, बोले हमें नहीं चाहिए। ये पूरे देश में लाखों का आंकड़ा है। ये जो गिमिक है ना कि मेरी ये योजनाएं सफल है, इसके कारण पहुंच रहे हैं। अब यूपी में लोगों को समझ में आया कि जिस 5 किलो अनाज की आप बात कर रहे हो, 5 किलो अनाज में तो पहले भी मिलता था, उस पर 1.5 रुपए लगता था। तो ये जो इनकी भड़बड़ाहट और बौखलाहट है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र को लेकर बहुत बड़ा इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। वहां कई गुट अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। नवाब मलिक को बीजेपी का नेता आतंकवादी कह देता है, नवाब मलिक उनके गठबंधन के साथी। ये जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि महाराष्ट्र उनके लिए कुबेर का खजाना है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन बीजेपी में जो नेक्स्ट कौन हो, अमित शाह हो कि योगी हो, कटेंगे बढ़ेंगे करना है हमको कि विकास के नारे देना है, इस जो दुविधा है उसमें मोदी जी फंसे। उनने अपनी बेइज्जती कराई, ट्वीट डिलीट किया, और कांग्रेस नेताओं ने जिस तरीके से पूरे आंकड़े पटक दिए सामने, अब बेबस और बेचारे हैं। क्योंकि अब जो चुनाव है, मुझे लगता है नेक्स्ट
एक ही हफ्ते का चुनाव प्रचार खास बचा हुआ है। अब ये आंकड़े ही चलेंगे कि किसने क्या किया है। देखिए, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। अब ये आंकड़े चलेंगे और किसने क्या किया ये तो आंकड़ों के आधार पे ही समझा जाता है। और 81 करोड़ 35 लाख, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये 2023 का आंकड़ा है। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं देश में। और क्या आपने पिछले 14 साल में इन आंकड़ों में कुछ कमी की है? नहीं की। 80 करोड़, 75 करोड़, 80 करोड़, 81 करोड़, 82 करोड़ आप बढ़ाए जा रहे हैं। या इसका मतलब है कि गरीबी बढ़ रही है, गरीबी कम नहीं हो रही है। आपने कहा 15 लाख रुपए, फिर आपके ही गृह मंत्री साहब कह रहे हैं अमित शाह जी कि ये जुमला था। तो क्या हम ये माने कि नरेंद्र मोदी जी जुमले फेंकते रहते हैं और हम लपेटते रहें? लपेटना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा यही शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। पति पत्नी जब लड़ते हैं तो कहते हैं वो पवन खेड़ा के से उधार लेते हुए कि मोदी मत बनो। तो ये जो अभी अभी आप लोगों ने सुना, पवन खेड़ा इन्हीं सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए उसको मैं यहाँ कह रहा हूं उन्हीं से उधार लेकर, मेरा कुछ भी नहीं है। जी पंकज जी जरूर जी। जो मोदी जी के जो ट्वीट्स है ना, जो 4 बचे हुए हैं, उनके नीचे जो पब्लिक के रिप्लाईज आए वो जरा और पढ़िए जी। पढ़ा मैं, वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है जी। ये मोदी और ऐसा नहीं है कि ये मोदी जी को जरूर पढ़ना चाहिए जी। 80% उनको आईना दिखाने वाले जवाब है उसके अंदर, कुछ बड़े अश्लील भी हैं, लेकिन वो तो जनता की बात है। जब आप कुछ बोलोगे तो आपको सुनना पड़ेगा, तो यही करके वो सत्ता में आए। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी टेक सेवी हैं, सोशल मीडिया को काफ़ी पसंद करते हैं। सोशल मीडिया, और उसमें भी कल अंग्रेजी में उन्होंने एक नहीं 5-5 ट्वीट किए। हालांकि हमेशा देखता हूं कि हिंदी में ट्वीट करना भी पसंद करते हैं, हिंदी बोलना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें उनकी हम लोगों ने देखी सुनी हैं। लेकिन कल इंग्लिश में ट्वीट करके वो शायद दक्षिण को भी साधना चाहते थे, वो शायद महाराष्ट्र को भी साधना चाहते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन है। लेकिन खुद ही फंस गए नरेंद्र मोदी। और यहाँ से उधर ये भी समझेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने कैसे फंसाया, या कहें तो जो पलटवार कांग्रेस पार्टी का इतना मजबूत था उसका आधार क्या था, ये समझेंगे। उससे पहले जरा जयराम रमेश को सुन लेते हैं और फिर आते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। एक बाइट और सुनाना चाहता हूं इसी मसले पर। जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे थे मीडिया से चर्चा में, एजेंसी से चर्चा में, जरा वो सुन लेते हैं, फिर अमलेंदु जी आपके पास आते हैं और ये भी समझेंगे कि कांग्रेस का पलटवार इतना मजबूत कैसे था कि अब नरेंद्र मोदी को अपने ट्वीट को डिलीट करना पड़ा, और साथ साथ अब पूरी की पूरी जो परिभाषा है, जो आने वाले समय की नैरेटिव है चुनावों की, उसको हम बदलते हुए देखेंगे। जरा सुनिए। आपने कहा है कोई भी चीज जमीन पे नहीं उतरी है, क्या कहेंगे? नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का क्या कहना, उनका कड़ा जवाब, सही जवाब कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है और हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी दिया है। पर जो व्यक्ति गलती से भी सच नहीं बोले हैं कभी भी, वो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। कमाल की बात है। जो व्यक्ति 10 साल से जुमला और जुमला ही में लगे हुए हैं और धोखा ही धोखा दिया है, और उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, वो आज कांग्रेस पार्टी को प्रवचन दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है। तो मुझे तो हंसी आती है, कांग्रेस पार्टी को प्रवचन दे रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। ये जयराम रमेश कह रहे थे। पवन खेड़ा का बाद का वीडियो आपने देख लिया, और यहां से क्या नैरेटिव चेंज होते हुए आप देखते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। चुनावी नैरेटिव, नारों की बात, और अभी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास, कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के पास अकाल है नारों का। और उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जैसे पंकज जी बता भी रहे थे, आगे बढ़ते हुए जो बाजी मार गए थे या मारने की कोशिश कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, उनको आखिर आगे निकलते हुए नरेंद्र मोदी कैसे देख सकते हैं। तो कुछ और गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, फंस गए बेचारे, ये माना जाए। बिल्कुल राजीव जी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट डिलीट किया है, उसके डिलीट के और भी मायने। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस काम करती है और उसने जो वादे किए थे वो पूरे किए। क्योंकि आरोप तो यही लगाया ना नरेंद्र मोदी की कांग्रेस काम नहीं करती,
और वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। दूसरा राजीव जी, एक जो बड़ी बात हुई वो ये हुई कि जो सिद्धारमैया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज दिया नरेंद्र मोदी को और कहा कि 2014 से लेकर और अब तक का आपका जितना भी कार्यकाल रहा है और आपके जितने घोषणा पत्र है सबको लेकर आ जाइए और हमारा बहस करते हैं कि मेरी सरकार ने कितना काम किया और आपने पिछले 10 वर्षों में अपने घोषणा पत्र पर कितना काम किया। इस पर हम खुली बहस चाहते हैं, आइए बहस कर लीजिए। अब नरेंद्र मोदी राजीव जी कैसे बहस करें? क्या 2 करोड़ रोजगार दे दिए हर साल? अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल दे दिए होते तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता, और 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता तो 80 करोड़ को 5 किलो अनाज नहीं देना पड़ रहा होता। 20 करोड़ का अगर रोजगार मिलता है तो 20 करोड़ लोगों के अगर एक परिवार में 5 या 4 भी परिजन है तो 80 करोड़ के आसपास ही जाकर के बैठते, तो नहीं देना पड़ता फिर अनाज 5 किलो। तो नरेंद्र मोदी ने ये एक तरीके से स्वीकार किया कि उन्होंने कोई काम धाम नहीं किया है और बकौल अमित शाह सिर्फ उन्होंने जुमलेबाजी की है, ये एक तरीके से स्वीकार कर लिया नरेंद्र मोदी ने। दूसरा, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने जिस तरीके से जवाब दिए और उन्होंने जो कहा कि हमने ये काम किए और आप बताइए कि आपकी सरकार ने क्या काम किया है, आपकी याददाश्त ठीक नहीं है, ये नरेंद्र मोदी से कहा गया। तो नरेंद्र मोदी ने अपनी याददाश्त ठीक कर ली और याददाश्त ठीक करते हुए ट्वीट डिलीट कर दिया। इसका मतलब तो यही है, वरना नरेंद्र मोदी को ट्वीट डिलीट नहीं करना चाहिए था। 70 सालों में ये भी पहली बार हो रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री अपना ही ट्वीट डिलीट कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी 70 सालों में जो नए नए प्रतिमान स्थापित करते हैं, रिकॉर्ड स्थापित करते हैं, उसमें एक रिकॉर्ड ये भी किया है, 70 सालों में पहली बार भारत का प्रधानमंत्री अपना ट्वीट डिलीट करता है। तो ये सारी चीजें राजीव जी हो रही हैं। अब जब ये चीजें हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि जब विधानसभा चुनाव 2 राज्यों के मौजूद हैं और जब राहुल गांधी जाए इंडिया गठबंधन जाकर अपनी बात करेगा और जब वो अपनी गारंटियों की बात करेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी को याद आएंगे अपने ट्वीट। अब नरेंद्र मोदी जाकर के फिर कैसे कहेंगे कि ये कांग्रेस काम नहीं करती है? अब नरेंद्र मोदी अगर इस बात को जाके दोहराएंगे तो नरेंद्र मोदी से कहा जाएगा कि अपना ट्वीट आपने डिलीट क्यों कर दिया था। तो ये संकट अब नरेंद्र मोदी के सामने आ गया। तो यानी राजीव जी, जो कहा आपने शुरू में कहा कि जो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली या सेल्फ गोल कर लिया, ये नरेंद्र मोदी ने कर लिया और ये गुस्से में कर लिया, क्रोध में कर लिया। नरेंद्र मोदी के बारे में लोग जो जानते हैं उनके विषय में बताते हैं बहुत क्रोधी भी हैं। अब पता नहीं है कि नहीं, हम तो नहीं जानते, लेकिन जो सुना है उनके बारे में ये बताया जाता बहुत क्रोधी है। और जब क्रोध आता है व्यक्ति को राजीव जी तो अंग्रेजी बोलने लगता है, ऐसा भी सुना गया है। अब नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं कितनी अंग्रेजी आती है नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी में ट्वीट किया तो वो क्रोध में ही ट्वीट माना जाता है, जिसने भी लिख करके दिया हो उनको। तो ये राजीव जी अब ये समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी अब जो नैरेटिव पिलाई है, चुनावी नैरेटिव पिलाई, उसमें भी अब नरेंद्र मोदी हारते हुए नजर आ रहे हैं चुनावी बेला में शुरुआत में। अब नरेंद्र मोदी 4 तारीख से जा रहे हैं झारखंड, वहां से शुरुआत करनी है उनको अपने चुनावी अभियान की। लेकिन वो कहा जाता है जो अपशकुन हो गया वो नरेंद्र मोदी से खुद अपशकुन हो गया। ये ट्वीट जो इनको डिलीट करना पड़ रहा है ये अपशकुन ही समझा जाएगा, क्योंकि मोदी जी शकुन और अपशकुन की बात बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसलिए उनकी भाषा में ये अपशकुन जो है नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए और खुद के लिए चुनाव से ठीक पहले कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के लिए चुनाव से ठीक पहले शकुन अपशकुन जो भी कह ले वो नरेंद्र मोदी ने कर लिया। और नरेंद्र मोदी कैसे यहां सेल्फ गोल कर बैठे, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बनाम बीजेपी, और बीजेपी में भी उनके प्रमुख नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर सेल्फ गोल कैसे कर बैठे, कारण क्या है? क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ या गलती से कर बैठे? ये सब कुछ जानने की जरूरत। हमारे साथ 2 और साथी हमारे जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी जुड़ गए हैं लखनऊ से सीधे, और इधर धनंजय जी जुड़ गए हैं सीधे मुंबई से। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर साहब, आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से। और जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, शायद आप सुन रहे होंगे, चर्चा में नरेंद्र मोदी बनाम कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी की जो कारपेट बॉम्बिंग है वो मजेदार है कि कल से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी अब शांत बैठ गए हैं। लेकिन क्या ये जुमलों या नारों में आगे बढ़ने की रणनीति के तहत किया गया ट्वीट, जिसे डिलीट भी करना पड़ता है उसके एक पार्ट को, एक ट्वीट को 5 में से तीसरे नंबर ट्वीट को? और क्या यहां एक नई रणनीति जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी, वहां फंस गए हैं? चुनाव है महाराष्ट्र में, चुनाव है झारखंड में, आप धरातल पे जाके जो भी कर पाए, लेकिन नैरेटिव तो सेट करना होता है आपको, और उस नैरेटिव सेट करने में यहां नरेंद्र मोदी जो पहले आगे दिखाई दे रहे थे वो पिछड़ गए हैं। कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, इसके 2 पहलू मुझे समझ में आते हैं। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी अपने ही जाल में उलझ गए। नरेंद्र मोदी जी चाहते ये थे
कि हम कांग्रेस को जुमलेबाज साबित कर दें, कांग्रेस को वादों को पूरा ना करने वाली पार्टी साबित कर दें। लेकिन हुआ उल्टा कि जब आप किसी को उंगली दिखाते हैं तो एक कहावत है कि फिर 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती। तो हुआ वही कि 10 साल का जो काला चिट्ठा था वो सामने आ गया। जनता व्हाइट पेपर लेकर के आ गई। कांग्रेस का तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने जो काम किया वो अपनी जगह है, लेकिन आप हम जैसे तमाम लोग जो लगातार राजनीति को देखते पढ़ते परखते हैं, वो व्हाइट पेपर लेकर के आ गए कि मोदी जी बताएं जरा कहां गया वो काला धन आया था, तो बताइए जरा। ये जो 15 लाख मिलने थे वो अडानी के खाते में गए कि देश के लोगों के खाते में गए? जो रोजगार मिलने थे वो रोजगार चाइना के लोगों को मिल रहे हैं, मूर्ति तो आप वहीं से बनवा रहे हैं, या देश के लोगों को मिल रहे हैं? यहां तो रोजगार के नाम पर जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, उन पर तो आप लाठियां चलवा रहे हैं। तो जितने महिलाओं का सम्मान, क्या वादा था? मणिपुर में क्या हुआ? महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ? पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, आजकल हो रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। आप वहां तक चले आए क्योंकि आप ना पढ़ाई दे सकते हैं ना रोजगार दे सकते हैं। आप सिर्फ घृणा, नफरत, हिंसा, विभाजन ये दे सकते हैं। इससे ये हुआ कि नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति एक्सपोज हो गई। चाहते वो थे कि हम कांग्रेस पार्टी को काउंटर करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। दूसरा एक और इसका पहलू जिससे सबसे ज्यादा घबराहट बीजेपी और आरएसएस में होती, हुआ ये कि चुनाव भी है अभी इसी महीने 2 राज्यों में। ये एजेंडा ना बन जाए। मोदी जी तो चाहते हैं कि बटेंगे कटेंगे ये चले, हिंदू मुसलमान चले, शमशान कब्रिस्तान चले, मंदिर मस्जिद चले, पाकिस्तान भारत चले, ये नहीं चलना चाहिए। अब इसका जो प्रभाव हुआ, मोदी जी ने काहे डिलीट करके भागे? आपको लगने लगा कि कभी कभी जो मोदी जी के तमाम जो सेना है वो 2 रुपया में जो ट्वीट करती है, ये पता नहीं कहां गलती कर बैठे, क्या सोच रहे थे, किस मूड में थे, या कौन आकर के सलाह दे गया था। और इस पर तो मुझे लगता है कि पूरी रिसर्च होनी चाहिए। आज पहली बार मोदी जी जबान से तो पलटते ही हैं, ट्वीट भी उन्होंने डिलीट कर दिया। इस पर तो रिसर्च होनी चाहिए पूरी कि हो क्या रहा है। और अमलेंदु जी ने बिल्कुल सही कहा कि 70 साल में क्या क्या देखना पड़ रहा है कि मोदी जी अपना डिलीट करके भागे ट्वीट जी। तो कहीं मुद्दों पर राजनीति ना आ जाए। महाराष्ट्र में यह सवाल ना उठने लगे कि साहब जो राज्य कभी नंबर 1 पर हुआ करता था इकोनॉमी में, वो आज 6ठे नंबर पर चला गया। वो महाराष्ट्र से सारी कंपनियां उठा करके गुजरात कैसे लेकर के चले गए। और वहां चल रहा है कि रोजगार हमारा बट गया। झारखंड में आदिवासियों का सवाल, रोजगार का सवाल, सम्मान का सवाल, वादों का सवाल, ये कहीं ना खेल हो जाए, इससे डर करके मोदी जी तो अपना ट्वीट डिलीट करके निकले। और यही 2 कारण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के आगे सरेंडर करते हुए नजर आए और नरेंद्र मोदी पहली बार सेल्फ गोल करते हुए मुझे नजर आए ट्वीट के जरिए। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी पहली बार यहां सरेंडर करते हुए, उसके बाद नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए सबसे पहला ट्वीट मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट में जो लिखा है, जरा आप तक हम पहुंचा रहे हैं, उसमें वो लिख रहे हैं कि झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार, ये 5, जी हां, झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार को सबसे अच्छे से परिभाषित करते हैं। 100 दिन की योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट था। 16 मई 2024 को आपने यह भी दावा किया था कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से ज्यादा लोगों से इनपुट लिए हैं। पीएमओ में दायर आरटीआई में आपके झूठ को
पीएमओ में दायर आरटीआई ने आपके झूठ को उजागर करते हुए विस्तृत जानकारी देने से मना कर दिया। आप कह रहे हैं कि 2047 के रोड मैप को हम 20 लाख लोगों से चर्चा करके सामने रख रहे हैं, ला रहे हैं, लेकिन आरटीआई में यह खुलासा होता है कि यह झूठ था। बीजेपी का में बी और जे का मतलब विश्वासघात है, बी का मतलब विश्वासघात और जे का मतलब जुमला है। रिकॉर्ड को सीधा करते हुए अब यहां 7 पॉइंट दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। पहला कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा आपने किया था, जबकि भारत की बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है? जहां भी मुट्ठी भर नौकरियों के लिए रिक्तियां हैं वहां भगदड़ क्यों मच जाती है? 7 साल में 70 पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार है? पीएसयू में हिस्सेदारी बेचकर 5 लाख सरकारी नौकरियां किसने छीन ली? दूसरा पॉइंट, बहुत हुई महंगाई की मार। यहां भी लिखते हैं कि घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर क्यों पहुंच गई है? पिछले साल ही आम थाली की कीमत 52% क्यों बढ़ गई? उसके बाद टमाटर की कीमतों में 247%, आलू की कीमतों में 180%, प्याज की कीमतों में 60%। इतनी की वृद्धि क्यों हुई? दूध, दही, आटा, दाल जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी किसने लगाया? टैक्स आतंकवाद में लिप्त होकर एलटीसीजी के जरिए मध्यम वर्ग को कौन दंडित कर रहा है? तीसरा इनका पॉइंट है कि अच्छे दिन का क्या हुआ, जो आप अच्छे दिन का वादा कर रहे थे। रुपए अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। क्या यह आईसीयू में है या मार्गदर्शक मंडल में है? बता दीजिए। आपकी सरकार ने पिछले 10 सालों में 1,50,000 करोड़ रुपए उधार ले लिए, जो हर भारतीय पर 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है। और डेमो और दोषपूर्ण जीएसटी के जरिए एमएसएमई को नष्ट कर दिया गया। आर्थिक असमानता 100 साल के उच्चतम स्तर पर है। इस खोए हुए दशक में औसत वृद्धि 60% से कम है, जबकि यूपीए के दौरान 8% थी। उधर माफी चाहूंगा 6% से कम है, जबकि यूपीए के दौरान 8% थी। निजी निवेश 20 साल के निचले स्तर पर है, जबकि पिछले दशक में विनिर्माण में औसत वृद्धि सिर्फ 3.1% है, जबकि कांग्रेस यूपीए के दौरान यह 7.85 यानी लगभग 8% है, जो मेक इन इंडिया के बड़े बड़े दावों को धता बताती है। चौथे पॉइंट में कहते हैं विकसित भारत का क्या हुआ? आप कुछ भी बनाने का दावा करते हैं, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, बिखर जाता है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन आपने किया, दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिर गई, अयोध्या में राम मंदिर की छत टपकने लगी, अटल सेतु में दरारें आ गई, गुजरात के मोरबी पुल ढह गया, जबकि बिहार में नए पुलों का गिरना आम बात है। अनगिनत रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जबकि रील मंत्री हो गए हैं, रील पीआर में व्यस्त हो गए हैं। 5वां पॉइंट वो रख रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा का क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें पॉइंट में न खाऊंगा न खाने दूंगा, साफ साफ यहां कह रहे हैं कि हमारे पास आपके लिए केवल 2 शब्द हैं, मोदानी मेगा घोटाला और सेबी चेयरपर्सन। असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली करके लूटना भाजपा का सबसे बड़ा वित्तीय अपराध है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या और अन्य ने हजारों करोड़ लूटकर भागने में मदद की। 6वां पॉइंट, मैं देश नहीं झुकने दूंगा का क्या हुआ मोदी जी? यह भी बता दीजिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105वें स्तर पर है। ग्लोबल हंगर में भारत 105वें नंबर पर है। 2024 का ये रिसेंट रिपोर्ट है ये, जबकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसकी रैंक 134 और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है। गलवान के बाद चीन को क्लीन चिट, चीनी निवेश के लिए रेड कारपेट और हर पड़ोसी देश के साथ संबंधों का खराब करना। 7वां पॉइंट महत्वपूर्ण, सबका साथ सबका विकास और जय किसान जय जवान का क्या हुआ? एससी यानी शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अपराधों में 46% की वृद्धि हुई, जबकि एसटी के खिलाफ अपराधों में 48% की वृद्धि हुई। 2014 की तुलना में 2022 में एससी एसटी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में 1.7 गुना, लगभग 2 गुना कह लीजिए, 1.25 गुना वृद्धि देखी गई है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं ये। एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समुदायों से सरकारी नौकरियां छीनना, कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग में 91% की वृद्धि होना। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जुमला। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी से इनकार, 35 कृषि वस्तुओं पर जीएसटी, अग्निपथ के माध्यम से सशस्त्र बलों में स्थायी भर्ती को अस्थायी में बदलना। मोदी जी, उंगली उठाने से पहले कृपया ध्यान दें कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीयों के साथ एक क्रूर मजाक था, मजाक है। यह बात यहां कह रहे हैं नरेंद्र मोदी।
बहुत इंपॉर्टेंट इस माफी चाहूंगा नरेंद्र मोदी के लिए लिख रहे हैं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। कारपेट बॉम्बिंग कांग्रेस की तरफ से, नरेंद्र मोदी बैकफुट पर। इसका कितना फायदा, नफा, नुकसान महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव में हो सकता है, धनंजय कुमार जी? नुकसान तो ये होना चाहिए कि हर जगह हार जाना चाहिए। जितना आक्रोश है आम आदमी में, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो या बिहार हो या इवन हरियाणा हो, हरियाणा तो वे भी सरकार बनी है लेकिन वहां भी आक्रोश छलक रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि हम लोग जितनी आसान समझते हैं इस पूरे सिस्टम को, उतना आसान है नहीं। सिस्टम में जगह जगह पे जो है गड्ढे हैं, और गड्ढे को करने वाले लोग जो है जब सत्ता में आ जाएं तो बड़ा आसान नहीं रहता है कि हम जिस तरह से सामान्य तरीके से सोचते हैं वो सामान्य तरीके से चीजें बदले। देखिए, महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में जो हुआ है, महाराष्ट्र के इतिहास में पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर जाती है और करप्शन उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। मोदी जी करप्शन के नाम पर वो बोलते हैं अजित पवार जी के बारे में, और फिर अजित पवार जी वित्त मंत्री बन जाते हैं तो करप्शन नहीं दिखाई पड़ता है नरेंद्र मोदी जी। भाजपा के इतने बड़े बड़े ऑफिसेज बन गए पूरे देश भर में, पता नहीं कहाँ से पैसा आता है, ये मुझे नहीं पता। वो अपनी फाइल जमा करेंगे या बताया होगा कि किसने दान दिया। हालांकि हम लोगों ने जो सुना, जो पढ़ा, जो देखा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो आया था उसमें ये था कि उन कंपनियों को भी धमकाया जो नुकसान में चल रही थी कंपनियां, और उनसे भी चंदा वसूला। तो ये सब प्रमाण है। प्रमाण ये भी बताया जा रहा है कि अभी कांग्रेस के पास हरियाणा में 20 सीटों को लेकर के जो है कि गड़बड़ी हुई है, उसके प्रमाण को लेकर के बड़े उनको लग रहा है कि हम इस पर जीत हासिल कर सकते हैं, और कानूनी प्रक्रिया में किस तरह से उसको पेश किया जाए उसकी भी तैयारी कर रही है कांग्रेस। ये अच्छी बात है कि जो लोग जो आमतौर पे हताश थे और कह रहे थे कि कांग्रेस इस पर सवाल क्यों नहीं करती है कि गड़बड़ी हो रही है तो गड़बड़ी को काउंटर कीजिए, सबूत दीजिए, कोर्ट जाइए, आंदोलन कीजिए, लेकिन लड़िए ईवीएम के खिलाफ। तो अभी जो न्यूज आया है उसमें हरियाणा में जो कांग्रेस करने जा रही है उससे एक मनोबल, मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का केवल नहीं बल्कि आम आदमी का भी मनोबल बढ़ेगा। महाराष्ट्र में आप देखिए कि अभी 4 तारीख को नामांकन वापस लेने की तारीख है, उसके बाद पता चल जाएगा। 4 तारीख की शाम में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। आवाज चली गई आपकी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है जी, प्लीज। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे विद्रोही भी खड़े हैं। हम जिस इलाके में रह रहे हैं उस इलाके में गोपाल शेट्टी सांसद हुआ करते थे, और बीजेपी के वो नगर सेवक से चलते हुए नगर सेवक से विधायक, विधायक से एमपी बने, बड़े कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं इस इलाके के। उनको टिकट नहीं मिला लोकसभा का, पीयूष गोयल लोकसभा से चुनाव लड़े, चुप रहे, लेकिन विधानसभा में भी कहा गया कि बाहर से लाया गया उम्मीदवार, और गोपाल शेट्टी निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे यहाँ खड़े हो गए। और बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए वो काफी है यहाँ महाराष्ट्र में, खास करके उत्तर मुंबई, जहाँ जिस इलाके में हम रह रहे हैं, बोरीवली इलाका। तो ऐसे कई जगह है विद्रोही उम्मीदवार बीजेपी के खड़े हुए हैं, और ये बतलाता है कि बीजेपी में अब जो है आप जो कहिएगा ऊपर से बैठ करके वही चलेगा, ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा। झारखंड में भी ढेर सारे घटनाएं हो रही है। रीतलाल वर्मा जी के बेटे जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर लेते हैं। रीतलाल वर्मा जी बड़े कर्मठ कार्यकर्ता रहे, एमपी रहे बीजेपी के, वो चले गए वहां। तो अगर ये चंपई सोरेन को लेकर के आए हैं नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी लेके आई है, तो कई सारे चंपई सोरेन टाइप लोग जो है चले गए दूसरी पार्टियों में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए, कई विद्रोही वहां भी खड़े। ये विद्रोही क्या बता रहे हैं? ये विद्रोही बता रहे हैं कि जो ऊपर वाला कर रहा है, जो आला कमान कर रहा है, वो सही नहीं कर रहा। और जो सही क्या होता है? सही होता है कि आप जो बोलो कथनी और करनी एक हो। सही होता है कि आप जिस काम के लिए आए हो वो करो। लेकिन आप जो गिना रहे थे, जो कहा उन्होंने, खड़गे साहब ने गिनाया कि ये सारी चीजें हैं, ये सब हम लोग तो लंबे समय से बात कर रहे हैं कि कौन सी जगह है जहां ये सफल साबित हुए। क्या विदेश नीति में सफल साबित हुए? विदेश नीति में हालत ये हो गई है कि कनाडा आरोप लगा रहा है, अमित शाह को घेर रहा है, देश के गृह मंत्री को घेर रहा है। आप कनाडा के राजनयिक को बुलाएं या उनके अधिकारियों को बुलाएं और डांट पिलाएं, वो अपनी जगह है, लेकिन आरोप लग जाना अपने आप में बड़ी खतरनाक बात है भारत के लिए। क्योंकि भारत की नीति इतने सालों से रही, निरपेक्ष की नीति रही, और नेहरू की उस विदेश नीति की दुनिया भर ने तारीफ की।
विश्व गुरु जो है केवल तलवार बांधने से और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर विश्व गुरु तो बना नहीं जा सकता है। आज वही लॉरेंस बिश्नोई जो है, ये क्या कहते हैं, वो गले की हड्डी बन गया इनके लिए। भारत में भी इस पर चर्चा हो रही है, भारत के बाहर भी उस पर चर्चा हो रही है। तो महाराष्ट्र में सवाल है कि बीजेपी किस नाम पे वोट मांगे। क्या हिंदू मुसलमान पे वोट मिलेगा? हिंदू मुसलमान इनका सबसे ताकतवर हथियार है। हालांकि जिस व्यक्ति ने बॉम्बे हॉस्पिटल के पास वो जो वीडियो आपने देखा होगा बड़ा वायरल हुआ कि जिसमें उसने कहा कि जो है खाना तभी मिलेगा जब जय श्री राम बोलो, और इसका हिंदुओं ने बड़ा प्रतिरोध किया है। अब उस आदमी के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया है और लड़ने वाले लोग भी वो हिंदू लोग ही है लड़ रहे हैं। मुझे लगता है अब हिंदू जो सही मायने में हिंदू हैं, देश के नागरिक हैं, क्योंकि देश पहले तो हम देश के नागरिक हैं, हिंदू मुसलमान तो बाद में आते हैं। तो हमको लग रहा है कि ये देश को गटर की तरफ ले जा रहे हैं, देश को ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां शांति सद्भाव नहीं है। और अगर दुनिया के 5 देश जो फाइव आइज कहलाते हैं उनकी नज़र में हम विलन बन जाएंगे या उनकी नज़र में हमारी छवि खराब होती है, तो दुनिया में हर तरफ हमारी छवि खराब। महाराष्ट्र में बड़ा इंपॉर्टेंट ये है राजीव जी की ओबीसी बहुत निर्णायक स्थिति आएंगे, उन सब पे आएंगे धनंजय जी, उन सब पे आएंगे। हम महाराष्ट्र को बिल्कुल उतना डीपली अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी चर्चा हम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो एक जुमला फेंकने की कोशिश की थी, फिर से नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किया था कल, लेकिन उनको 5 में से तीसरे ट्वीट को आखिर क्यों डिलीट करना पड़ा? कांग्रेस पार्टी और नरेंद्र मोदी, यहां जुमलों की बात हो रही थी। कांग्रेस पार्टी ने भी 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। आपको पता होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और इधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। और इन तीनों राज्यों को घेरते हुए नरेंद्र मोदी ने कुछ सवाल किए, कुछ बातें रखी। उन बातों को मैं ऑलरेडी हिंदी में रख चुका हूं अपने साथियों के बीच। अब यहां से क्या देश की सियासत बदल रही है? क्या यहां से नरेंद्र मोदी बैकफुट पे हैं? क्या यहां पर नरेंद्र मोदी ने अपनी ही पार्टी को फंसा दिया है? क्योंकि आखिर एक प्रधानमंत्री, 70 साल में पहली बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री को अपने ट्वीट को डिलीट करना पड़ता है। ये अपने आप में एक अजीबोगरीब घटना है। ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती है। और यहां से क्या देश की सियासत, जबकि इस वक्त 2 राज्यों में चुनाव है, अभी आप ही बता रहे हैं कि उधर झारखंड में जोड़ तोड़ से जो भी सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी करती आई है पहले भी और इसमें भी कर रही है, वहां कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है आज तक। अभी तक जो मैं कह रहा हूं, आगे क्या होगा 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में और इन सब पे, यानी दोनों राज्यों और उपचुनावों पर क्या असर पड़ने जा रहा है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आएंगे महाराष्ट्र के और भी माइक्रो लेवल की चर्चा भी करेंगे, आपके जरिए समझेंगे। जरा महाराष्ट्र की ही नेता है, शिवसेना से हैं, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर क्या कुछ कहा है, जरा वो सुन लेते हैं, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं। Or the respective Congress governments in the states? I would say that before Prime Minister Narendra Modi ji launches an attack on the opposition, he needs to look within. 10 years of government which has failed spectacularly on all the promises that they had made to the people of this country. Whether it was महंगाई की मार, whether it was युवा बेरोजगार, whether it was महिला पर अत्याचार, whether it was किसानों पे बढ़ता वार, all of these promises, in his own words, Amit Shah ji had said these were all Chunavi jumlas. Whether it was bringing back 15 lakh in every person's account to reducing it to 1500 rupees to every woman's account in Maharashtra is actually a symbol of the failure of Mr. Narendra Modi. So before he points the fingers at other state, he should look at Maharashtra. In Maharashtra, they have introduced schemes only after they have seen a spectacular loss in the Lok Sabha elections. They know that they are facing a defeat in the Vidhan Sabha elections too. That is why people of Maharashtra have known them, have exposed them, have understood them, and they have stood by Mahavikas Aghadi. So he can continue to blame others, but he has been in power for above 10 years. Whether it is bullet train or it is about 2 crore employment to the youth of the country, to keeping women safe, to national security, he has failed.
तो सीधा पलटवार करते हुए यहां प्रियंका चतुर्वेदी और बातें वही जो कांग्रेस कल से कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। प्रशांत टंडन जी, कांग्रेस पर हमला, लेकिन अगर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद अगर अपनी बात यहां रख रही हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एकजुटता को दिखाता है और इसी की तो जरूरत है। चाहे आप झारखंड देख लीजिए या इधर महाराष्ट्र देख लीजिए। और अगर ऊपर से देखा जाए तो दोनों राज्यों में, और इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो 9 सीटों पे हो रहे हैं, हालांकि और भी राज्यों में है लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि सबसे ज्यादा 9 सीटों पे हैं और काफी चर्चा में है, इसलिए भी उसका जिक्र मैं कर रहा हूं। इन तीनों राज्यों को अगर देखा जाए गौर से तो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत दिखाई देता है। क्या यह भी एक कारण है कि नरेंद्र मोदी थोड़ा सा यहां पर भटक गए, बहक गए? राजीव जी, अगर मन माफिक दिवाली गिफ्ट कोई दे दे तो उसको शुक्रिया ही कहना चाहिए। अब विपक्ष को इससे बढ़िया दिवाली गिफ्ट क्या होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक मुद्दों पर चुनाव की राजनीति करना चाहते हैं। काटोंगे बटोंगे नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं, घुसपैठिए नहीं जो झारखंड में जाके कर रहे हैं। तो विपक्ष को क्या चाहिए था? विपक्ष को यही चाहिए था कि आइए जरा आर्थिक मुद्दों में बात करें। और तमाम सारी बातें हैं राजीव जी, मैं कुछ एक आंकड़े रखता हूं आपके पास। मैं नरेंद्र मोदी सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार की तुलना नहीं कर रहा हूं। उनका जॉब कितना उन्होंने प्रोवाइड किया, उनका पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ क्या था, उनका जीडीपी का ग्रोथ क्या था मनमोहन सिंह का, और मोदी के समय क्या हुआ, उसकी तुलना नहीं कर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों का उल्लेख किया है। तो जरा एक आंकड़ा हम लोग देखते हैं कि हांडी के 1-2 चावल देखते हैं कि हांडी में कितना चावल पका है, कितना अध पका है। हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है, पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश की 2,35,199 रुपए। इसमें 7.5% का ग्रोथ है। तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 3,57,000 है। जीडीपी रैंक उसका 8वां है और जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 11.9 है। भारत की जीडीपी ग्रोथ से एवरेज से ज्यादा। कर्नाटका ये तीसरा राज्य है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुलना किया, उसकी चर्चा की। उसका पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 3,33,000 है। मैं तमिलनाडु की चर्चा छोड़ देता हूं। अब आइए जरा उन 2 राज्यों को देखते हैं जहां बुलडोजर का राज्य है, जहां बुलडोजर विकास होता है, जहां पे कटोंगे बटोंगे वाले मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम है 1,05,000 रुपए। तो हिमाचल की 2,35,000, उत्तर प्रदेश की 1,05,000, तेलंगाना की 3,57,000, उत्तर प्रदेश की 1,05,000, कर्नाटका की 3,33,000, उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है 1,05,000। अब मध्य प्रदेश, वहां भी बुलडोजर का शासन है, 1,55,000। जीडीपी ग्रोथ उत्तर प्रदेश की है 5.8 और मध्य प्रदेश की 6%, हिमाचल प्रदेश की 7.5%, तेलंगाना की 11%, कर्नाटका की है 8.2%। मैं और भी आंकड़े दे सकता हूँ, तमिलनाडु के आंकड़े और भी ज्यादा, 3,15,000 पर कैपिटा इनकम है, 9th हाई रिचेस्ट स्टेट है देश का। तो अब नरेंद्र मोदी जी ने इस तरीके की राजनीति की तरफ दिशा मोड़ दी है। तो इससे अच्छा दिवाली गिफ्ट क्या होगा विपक्ष के लिए? विपक्ष को अब तमाम सारे रिसर्च करके ये जो डबल इंजन की सरकारें हैं, जो जहां बुलडोजर विकास हो रहा है, जहां कटोंगे बटोंगे नारे हो रहे हैं, वहां पे पर कैपिटा इनकम कितनी है, रोजगार कितने हैं, कितना उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, एंड ऑफ द डे आपकी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, इसी पे सब कुछ निर्भर करता है। विदेशी मुद्रा कितनी में आती है,
क्यों उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश वैसा नहीं होता है जैसा तमिलनाडु में होता है? क्यों बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार कंपनियां तमिलनाडु को पसंद करती हैं? क्यों तेलंगाना को पसंद कर रहे हैं आईटी सेक्टर के लोग? ये सब सवाल अब जो है मुखरता से उभरेंगे। तो ये बड़ा स्वागत योग्य है मोदी जी का ट्वीट और मोदी जी का ये कदम कि देश में आर्थिक मुद्दों पर चुनाव हो, आर्थिक मुद्दों पे सार्वजनिक रूप से चर्चा हो और सरकारों का कामकाज उनके वादे कितने निभाए, कितना पूरे किए, इस पे होना चाहिए। और ये अब इन दो राज्यों में अगर ये ऐसा होता है तो बहुत स्वागत योग्य है मोदी जी का पहल ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या यहाँ से फिर जो अभी पिछले दिनों लगातार राहुल गांधी इसमें माधवीपुरी बुच को घेर रहे थे और आर्थिक मुद्दों को बार बार उठा रहे थे, क्या यहाँ पंकज जी राहुल गांधी कुछ सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? यानी राहुल गांधी ने जो जाल बिछाया है उस जाल में क्या नरेंद्र मोदी यहाँ फंसते हुए नजर आते हैं? नरेंद्र मोदी 2009 से सॉरी अब मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है, जी आ रही है। 2009 के नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश के मोस्ट पॉपुलर लीडर के रूप में उभरे थे तो उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो अपने संदेश को प्रॉपर तरीके से संप्रेषित या कम्युनिकेट कर पा रहे थे। जी। राहुल गांधी 2014 से लेके लगातार मेहनत, भट्टा परसोल से लेके लगातार मेहनत करने के बावजूद भी वो कम्युनिकेट ना कर पा रहे थे, या फिर आरएसएस का जो नेटवर्क था जो उस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ था, उन्होंने उनकी ऐसी छवि बना दी थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद में राहुल गांधी जो भी करते हैं, वो कुम्हार के यहाँ जाते हैं, वो पुताई वाले के साथ काम करते हैं, वो बढ़ई के साथ काम करते हैं, वो नाई की दुकान पे चले जाते हैं, उसको आम लोग बहुत सीरियसली देख रहे हैं। वो अपनी बात को नरेट कर पा रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने वो जाहिर है वो एक प्लान किया होगा कि जिस प्रकार से पवन खेरा और उनकी बातचीत के साथ में एक वो मोनोलॉग नहीं था, वो दो लोगों का संवाद था, उसके जरिए उन्होंने आम लोगों तक बात पहुंचाई कि ऐसे भी क्या है, माधवीपुरी का प्रकरण क्या है, शेयर मार्केट से लोगों को इस प्रकार का होता है तो क्या व्यक्तिगत नुकसान होता है। वो पूरी यदि आप बात देखें तो बहुत ही औसत सामाजिक आर्थिक स्थिति के लोग, सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन के लोग, उन तक वो बात बहुत प्रॉपरली कम्युनिकेट अब हो गई है। ठीक है, देखिए मैं एक वीकली के लिए एक लंबा सीरीज कर रहा हूं पिछले कुछ महीनों से, तो यदि हम देखें कि जो इनकी पोस्ट इलेक्शन कमिटमेंट्स थे, एक तो मैनिफेस्टो कमिटमेंट है, पोस्ट इलेक्शन कमिटमेंट है, जिनके पर उन्होंने लाखों करोड़ रुपए विज्ञापनों में खर्च करके बताया कि क्योंकि हम ये कर रहे हैं इसलिए हमारी इमेज अच्छी है, हम लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं। जिसके अंदर मैंने एक अभी पिछले अपनी बातचीत के दौरान आपको स्वच्छता अभियान का जिक्र किया, दूसरा हर घर जल का जिक्र किया, उसके बाद में अमृत तालाब का जिक्र किया, उसके बाद में हम यदि देखें ये गंगा स्वच्छता अभियान, यदि इस प्रकार की 8 स्कीम्स को मैंने लिया जो इनकी पोस्टर स्कीम्स सो कॉल्ड है, उन पे खर्च पैसा और उनका जब आउटपुट की बात करते तो इतना निराशाजनक लगता है, वो साफ साफ लगता है कि योजना केवल ठेकेदारों के लिए बनाई गई। जहां तक हाईवेज की बात रही, इस ड्यूरेशन में जितने हाईवेज बने हैं मोस्टली सब स्टैंडर्ड बने हैं। लास्ट मंथ तक तो जो आगरा से लखनऊ वाला रास्ता है वो लेसर मेंटेनेंस के कारण यानी एक सड़ी सड़क के रूप में बदल चुका था। जिस प्रकार से इनके सो कॉल्ड हाईवेज हैं उन पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि इसके निर्माण में जो तकनीकी गलतियां की गई हैं, स्लोप को लेकर, मोल्ड को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर, वो इनके एक्सीडेंट का कारण बन रही है। तो ये जो इनकी लाइन से हम जो इनकी पोस्ट
पोस्टर स्कीम्स कहें, यदि उनको भी लेते हैं तो नरेंद्र मोदी जी बात ही नहीं कर रहे। स्वच्छता अभियान की क्यों बात नहीं कर रहे हो? हर घर जल की बात ही नहीं कर रहे हो। मैंने जैसा बताया कि मध्य प्रदेश में 1.5 लाख लोगों ने बोल दिया हमको प्राइम मिनिस्टर वाला वो पीएम आवास नहीं चाहिए, और यदि हर राज्यों में देखोगे तो लाखों में, क्योंकि वो सबस्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, उसके अंदर उनको इतना पैसा देना पड़ रहा है। उससे अच्छा है कि वो बाहर, शहर के बाहर अपना मकान बना लेंगे। तो ये जो स्कीम्स के मामले में जो कहते थे कि विकास का नक्शा बदल गया, विश्व गुरु बन गया, विश्व गुरु के रूप में हम लोगों ने अभी अपनी छवि खराब कर ली। मैं परसों ट्विटर पे एक 75 साल पहले का अखबार शेयर किया था, 1949 का हिंदुस्तान था, जिसमें बताया गया था कि उस समय यूएन पूर्व और पश्चिम के देशों में मेल मिलाप के लिए नेहरू जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर रहा था। जी। आज यदि आप हिंदुस्तान देखें तो 75 साल पहले का एक खबर छपी है, उसमें नेहरू जी कैलिफोर्निया में कह रहे हैं कि मुझको जितनी उपलब्धि मिली है उसका मैंने जो काम किया है, मैं 100 जन्म ले लूं तो भी उतनी नहीं मिलना चाहिए, मैं बहुत सामान्य आदमी। वो पढ़िए आप 75 साल पहले। और ये जो हमारे विश्व गुरु हैं, उनको वो कनाडा का हर मंत्री 4 दिन में गरिया दे रहा। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट साफ साफ अमित शाह का नाम ले रही है, जबकि अमित शाह शरीफ का शरीफ गृह मंत्री कोई हुआ ही नहीं इस देश में। उस पर उन्होंने फिर से आरोप लगा दिया कि वो सुपारी किलिंग कराते। तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय छवि आप देखिए, विदेश में हम कहाँ हैं, हम कौन से अपने पड़ोसी के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक हम रख पा रहे हैं? हमारे हर पड़ोसी संबंध खराब है। हमने चाइना से गर्दन झुका के समझौता किया। हमारे 20 सैनिकों की लाश जो दुर्गति से, यानी 67 के युद्ध के बाद में कभी गोली नहीं चली थी, कभी उस चाइना बॉर्डर पे एक सैनिक नहीं मारा गया था, वहां हमारे 20 सैनिक मरे थे, और उस पर कोई आपने बात नहीं की, और हमने समझौता कर लिया। और उस पोजीशन में कि आज भी हम, जो हमारी प्रीवियस पोजीशन थी उससे 3 फिंगर पीछे हम एक्सेप्ट किया हमने, और वहां पे हमारी फौज गश्त कर रही जी। तो ये किस जगह खड़े हुए हैं हम? ये किस मुंह से अपने आप को विश्व गुरु या दूसरों पे आरोप लगाने वाला बना रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं कि इन सब मसलों को लेके बीजेपी की इनफाइट बहुत तगड़ी है, क्योंकि बीजेपी में इस समय पैसा और एजेंसीज का दुरुपयोग इतना तगड़ा है कि लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। जिस दिन इसमें से एक भी स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा, आप देखिएगा कांग्रेस तो कहीं नहीं है इनफाइट के मामले में, इससे 1 लाख गुना तगड़ी इनफाइट यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और अभी दिख रही है, महाराष्ट्र में दिख रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी का कैंडिडेट शिवसेना में चला जाता है, शिवसेना का कैंडिडेट बीजेपी में चला जाता है। झारखंड में इतने बड़े स्तर पर लोग विद्रोह कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि है, लेकिन क्या है कि जो हमारा पालतू मीडिया है वो केवल कांग्रेस का एक नेता चला जाए तो उसके ऊपर वो 3 घंटे की तबसरा करेंगे, लेकिन इस पर खबर भी नहीं देंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। क्या प्रोफेसर साहब, आर्थिक मसला सबसे कमजोर कड़ी है नरेंद्र मोदी के लिए, माना जाए? नहीं, निश्चित रूप से मोदी जी ने जो किया इन 10 साल में, देश का भट्टा बैठा दिया, वो सबसे बड़ी आर्थिक पावर बनाने के उसमें कि तीसरी बड़ी आर्थिक पावर बन जाएगी भारत। लेकिन हालात क्या हैं? 5 किलो राशन पर 81 करोड़ लोग इस समय जी रहे हैं, रोजगार उनके पास नहीं। कुपोषण में भारत की स्थिति सबसे बदतर है विकासशील देशों में, और अब तो मुझे लगता है कि जो और भी गरीब देश हैं उनमें भी वही है। भुखमरी में आप देख लीजिए क्या हालात हैं। और इधर जो किसान अन्न उपजाते हैं उनके साथ आपने क्या किया? 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। एमएसपी का आपने वादा किया था लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरा, दलितों और पिछड़ों के जो सवाल हैं, आदिवासियों के जो सवाल हैं, सामाजिक वो कल्याण मंत्रालय पूरा जो पहले बजट आता था, उस बजट के जरिए बच्चों के वजीफे मिलते थे, उनके पढ़ाई लिखाई के और दूसरे चीजें, स्कूल कॉलेज खोलते थे। पिछले 10 साल में आप एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जो नई खुली हो,
कोई अगर आपको याद हो सकता है कि मुझे ना याद आ रहा हो, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खुली। कितने स्कूल बेच दिए इस सरकार ने, वो आप उत्तर प्रदेश से लेकर के और दूसरे राज्यों में जाकर के देख सकते हैं। सरकारी स्कूल जहां से हम सब लोग आए पढ़ करके, वो सब खत्म कर दिए गए। काहे के लिए? वो एजेंडा बहुत बड़ा है जी। अगर यहां से बच्चे निकलेंगे और जो पढ़ाई लिखाई की स्थिति में है थोड़े बहुत, उन्हें संघ के स्कूलों में भेजना, उनका ब्रेन वॉश करना, ऐसे बच्चे निकालना कि जो किसी मस्जिद पर चढ़ करके वो भगवा लहराएं, फिर किसी के डंडे के, किसी की गोली के शिकार हो जाएं। उनको ऐसा भारत चाहिए। नौजवान जो भारत है, जिसकी शुरू में 14 के पहले आप देखिए, मोदी जी कहते थे कि साहब हमने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, और डॉलर का जो आप स्थिति देख रहे हैं ना, मोदी जी कहते थे कि डॉलर के सामने रुपया ही नहीं गिरता, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। अब प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। विदेश नीति में जो हाल है सो है, वो तो सब जान रहे हैं। हालांकि आम लोगों से उसका कोई साबका नहीं है, वो नहीं उतनी बात समझते हैं। डंका पीटा जा रहा है कि वहां साहब विश्वगुरु बन रहा है, और उसमें मैं समझता हूं कि उन लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि अमित शाह के लिए क्या। जज लोहिया का केस इसी देश में हुआ, देश के भीतर अमित शाह की क्या पहचान है वो सब जानते हैं। और जिस संघ का पोस्टर बॉय लॉरेंस बिश्नोई हो, नाथुराम गॉडसे हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इनको कभी नहीं जरूरत है कि हम एक ऐसा नौजवान पैदा करें जो पढ़ लिख करके रोजगार में जाए, जो अमेरिका जा करके और दुबई जा करके पैसा कमाए और भारत में भेजे। इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनके अपने बच्चे होंगे, कोई आईसीसी का सेक्रेटरी होगा, किसी का बेटा एलएलएम कर रहा होगा, किसी की बेटी रूस से एमबीबीएस कर रही होगी, वो उनका केवल है। बाकी इस देश के नौजवानों को, दलितों, पिछड़ों और जो कमजोर हैं, जो किसान हैं, उनके बच्चों को आप सिर्फ लाठी और डंडा देना चाहते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान कहाँ होता है? समाज तो टूटता ही है, बिखरता ही है। और आज समाज की जो स्थिति है कि हम एक चिंगारी पर बैठे हुए, बारूद के ढेर पर बैठे हुए, स्थितियां बहुत बदतर हैं। और जरा भी कुछ ऐसा हुआ तो कब देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अनरेस्ट कितना है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो गुस्सा है, वो कुंठा है, वो प्रताड़ना है एक तरह की। ये जो शासन है और प्रशासन है, प्रशासन में कौन लोग बैठे हुए, तो जो प्रताड़ना है आम आदमी की, अब भ्रष्टाचार, और इस बात की तायद हम सब करेंगे, इतना सुव्यवस्थित भ्रष्टाचार कभी नहीं था। 1 रुपया जहां लगता था वहां 5 रुपया लगता है, ये आलम है। और गरीब आदमी से भी वसूली की जा रही है। आप किसी भी महकमे में चले जाइए और सब सुव्यवस्थित है, लेकिन साहब नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है। यहां तो पूरी वॉशिंग मशीन लगी हुई है। अजीत पवार अगर बाहर रहते तो हो सकता है कि जेल के भीतर चक्की पीसते, लेकिन उसके बाद डिप्टी सीएम हो जाते हैं। तो यहां तो पूरा सिस्टम ही बना दिया गया है। और इकोनॉमी भारत की जिस तरह से अंबानी साहब और अडानी साहब का जलवा देखना चाहते हैं मोदी, क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री ये सपना देख रहा हो कि अपने दोस्त को वो दुनिया का नंबर 1 का अमीर बना देगा? चाहे 20 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग शाम के वक्त का भोजन न कर पाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पिछले 10 साल के भीतर जरा मंदिरों के आगे लाइन देख लीजिए राजीव जी। दिल्ली के मंदिर देख लीजिए, गाजियाबाद के मंदिर देख लीजिए। मैं तो लखनऊ में देखता हूं, कानपुर में मैंने पता किया बाकायदा। मैंने कई मंदिरों में जाकर के अपने कुछ लोगों को भेज करके बाकायदा ये एनालिसिस करवाया कि लाइन कितनी बढ़ गई, 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। कौन लोग आए हैं वो भी शायद मैं एक बार डाटा दे चुका हूं पिछले साल आपके ही इस प्लेटफॉर्म पर। तो इनको उससे कोई फर्क, बड़े निर्लज्ज किस्म के लोग हैं ये। दरअसल
वो लोग हैं जो इस देश के लोगों का रक्त चूस रहे हैं। इनके भीतर कोई संवेदना नहीं है। जरा गुजरात दंगों को याद कर लीजिए, वो मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, सब फौज तैयार है लेकिन वो नहीं होगा जी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने संवेदनहीन लोग हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस देश के लोगों को ही अपना देश बचाना है। आपको अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, रोजगार प्राप्त करना है, तो आपको खड़े होना पड़ेगा पहले। इस जोखिम में जो अपने आप को डालना चाहता है, जो लाना चाहता है, वही देश को संवार सकता है। वरना ये तो लोगों को कीड़े और मकोड़े बना करके ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं जहां किसी के जबान से विरोध में एक शब्द न फूटे जी। क्योंकि इनके दिमाग में केवल मनुस्मृति काम कर रही है। और डंके की चोट पर आरएसएस तो हमेशा से ये कहता रहा है। पिछले चुनाव में साहब संविधान इनको हटाना था और संविधान हटा करके मनुस्मृति इनको लागू करनी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस देश का जो ये सोच रहे हैं वो कर पाएंगे। लोग अंततः खड़े होंगे। राहुल गांधी जैसा नेतृत्व मिला है जिनसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। बस ये है कि उन्हें अपनी राजनीति को थोड़ा बेहतर करना होगा, क्योंकि सिर्फ लोगों के जरिए नहीं, लोग तो चाहते हैं बदलाव। वो जो अपने भीतर की कुछ कमजोरियां हैं, और राहुल गांधी ने कहा भी है कि हमारे पार्टी में भी बहुत सारे संघी माइंडसेट के लोग घुसे हुए हैं। तो अगर आप पहचान रहे हैं तो जरा उनको दुरुस्त कीजिए, और जो सामाजिक समीकरण है उनको ठीक ठाक करके चुनाव मैदान में जाएंगे तो मुझे लगता है कि लोग तो आपको चाहते हैं। तो ज्यादा कठिनाई नहीं है। बस ये है कि राहुल गांधी को जो थोड़ी उदारता है उसको कम करना पड़ेगा जी। जो दिग्गज बैठे हुए हैं हरियाणा से लेकर के मध्य प्रदेश तक, इनका विदाई करना जरूरी है। तभी आप कांग्रेस को वहां खड़ा कर सकते हैं। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उदारता राहुल गांधी को थोड़ा कम करनी होगी। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आर्थिक मसलों की बात कर रहे हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू। अमलेंदु जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, क्या आर्थिक मसला जो है ये, और नरेंद्र मोदी जिस चीज़ को लेकर आ रहे हैं या जिस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें गारंटी की बात थी, आप याद कीजिए कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था बीजेपी की तरफ से, और मोदी की गारंटी की बात हुई थी। वहाँ मोदी की गारंटी नहीं चली, ये साफ दिखा, तभी तो 240 पे सिमट गए, 350 400 का नारा दे रहे थे। और अब जब फिर से नरेंद्र मोदी अपनी गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी की बात कर रहे हैं, या कांग्रेस की गारंटी को पीछे करने की, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की गारंटियां जो हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं, ये माना जाए। अगर नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं, उस पर सीधा आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मीन मेख निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ऐसे देखा जाए। और अगर ऐसे देखते हैं तो फिर ये महाराष्ट्र में कितना कारगर साबित हो सकता है? जो गारंटियां जो इनकी हैं, कांग्रेस पार्टी जो गारंटी लेके आने वाली है, वो कितना कारगर साबित हो सकती है? देखिए राजीव जी, एक तो नरेंद्र मोदी को जो अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, तो जिस व्यक्ति की ये गारंटी नहीं है कि उसका ट्वीट जो है वो जिंदा रहेगा, तो उसकी गारंटियां कैसे काम करेंगी? तो यानी नरेंद्र मोदी ने अपना ट्वीट डिलीट करके अपनी गारंटियां को डिलीट कर दी। तो अब नरेंद्र मोदी की कोई गारंटी है ही नहीं। अगर नरेंद्र मोदी की गारंटी होती तो उनका ट्वीट जिंदा रहता। तो नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि उनकी कोई गारंटी किसी काम की नहीं है। फर्जी बातें हैं सारी, एक तरीके से यही कहा जा सकता है। वरना वो ट्वीट डिलीट नहीं करना चाहिए था। अगर लोग आरोप लगा रहे थे, लगाते रहते, आप उसको भी हवा में उड़ा देते। आप वैसे भी कौन सी जनता के सवालों का जवाब देते हैं? मन की बातें करते हैं, तो ये भी मन की बात थी, एक और मन की बात होती रहती, लोग जवाब देते रहते। लेकिन नरेंद्र मोदी सीधे सीधे दबाव में आ गए राजीव जी। इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी की कोई गारंटी अब बची नहीं है। अमित शाह भी हम नरेंद्र मोदी की गारंटी नहीं ले सकते, ये समझ लीजिए आप। जिन्होंने बताया था कि मोदी जुमले फेंकते हैं, तो आप जुमला कह के उसको जिंदा रहने देते ट्वीट को, तो ये भी आप नहीं कर पाए। तो इसका मतलब राजीव जी, अब नरेंद्र मोदी की गारंटियां नहीं चलेंगी, और नरेंद्र मोदी को जनता के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, सब जगह जवाब तो देने पड़ेंगे। अब ये वन वे डायलॉग जो है, मन की बातें, ये चुनाव में नहीं चलेंगी। जनता सवाल पूछेगी। बाकी अगर चुनाव आयोग आपके साथ, तो आप कुछ करने वाला का मसला है, लेकिन जनता से अगर जीत के आना है तो जनता आपको नहीं भेजने वाली है। ये तो समझ में आ रहा है राजीव जी साहब। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या इनकी गारंटियां, कांग्रेस की गारंटी अभी सामने नहीं आई है,
और बीजेपी रुपए बांट रही है महिलाओं को और युवाओं को, शायद ऐसा ही कुछ है महाराष्ट्र में। धनंजय जी, क्या इन सब पे नरेंद्र मोदी क्या यहाँ कुछ घबराए हुए नजर आते हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी 6 तारीख को अपनी गारंटी लॉन्च कर रही है, कांग्रेस नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी, इसलिए परेशान है बीजेपी? बीजेपी परेशान इस वजह से तो पता नहीं कितना है, लेकिन बीजेपी अपने कर्मों की वजह से परेशान है। और उससे कर्म ये है कि एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे जब उनको वीजा नहीं दिया गया था अमेरिका का, तो उन्होंने कहा कि हम देश को ऐसा बना देंगे कि अमेरिकन जो है वीजा लेने के लिए लाइन में लग जाएंगे। हमने तो सुना कि बांग्लादेश वाले भी वीजा लेने के लिए तैयार नहीं। तो ये तो हालत बना दी। और देश के सबसे ज्यादा गुजरात के लोग विदेश जा रहे हैं, वीजा लेने वाले नंबर में लाइन लगाने वाले सबसे ज्यादा गुजरात के लोग। अब गारंटियों की बात है तो गारंटियां कहाँ रह गई? जो ये कह रहे हैं वो क्या होता नजर आ रहा है क्या? और इसीलिए तो उन्होंने गारंटी को मुद्दा बनाया। खड़गे साहब ने जो सही कहा कि भाई आप वही बात करो जो इम्प्लीमेंट कर सको। कर्नाटक सरकार को, अपनी ही सरकार को खड़गे साहब ने कहा, तो ये इस पे एक अच्छी तारीफ होनी चाहिए थी कि कोई नेता इस तरह के अध्यक्ष कह रहा है कि अगर जरा भी सोच रहे हो इस बात को लेकर के कि हम जो है बस सेवा जो है मुफ्त बंद करने वाले हैं या उसमें कुछ संशोधन करने वाले हैं, तो ये वादा खिलाफी होगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है राजनीति में अगर कोई अध्यक्ष ऐसा सोचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? वादा खिलाफी खुद करते हैं, उनके जो पार्टी के बाकी लोग हैं वो करते हैं। अभी देखिए एक बड़ा चर्चित हो रहा है यहाँ पे, साइना एनसी को जो है बोल दिया अरविंद सावंत जी ने बोलते बोलते कि जो है इम्पोर्टेड माल है, उसको लेकर के बड़ा हंगामा मचा हुआ। और इन्होंने कहा, जो शिंदे हैं, शिंदे ने कहा कि अगर बाला साहब होते तो थप्पड़ मार देते। अब लोग पूछ रहे हैं कि बाला साहब होते और आप अगर पार्टी तोड़ देते तो बाला साहब क्या करते? तो जवाब नहीं सूझ रहा है। महाराष्ट्र में 1500 रुपया प्रति माह दे रहे हैं महिलाओं को और उसके भरोसे जीतने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है यहाँ कि 1500 रुपए जो ले रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि अपने जेब से थोड़े नरेंद्र मोदी दे रहे हैं या यहाँ की सरकार दे रही है, ये हमारा ही पैसा दे रही है हमारा सरकार। और इससे बेहतर होता कि हमारे लिए स्कूल बनते, हमारे लिए अस्पताल बनते, हमारे जो है कर्जे माफ होते, हमें नौकरियां मिलती, हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलती, हमें महंगाई से मुक्ति मिलती। इनमें से कुछ तो मिल नहीं रहा। तो 1500 रुपए की जो रेवड़ी बांट रहे हैं उससे वोट मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जवाब इनको सही तरीके से मिलेगा इस बार। हरियाणा यहाँ नहीं होने वाला है, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में लोग तैयार हैं। 6 तारीख की जो आपने बात कही है, तो शिवसेना भी तैयार है, शरद पवार भी तैयार हैं। और जो ओबीसी वोट में जो बोल रहा था, थोड़ा सा खाली बोल देता हूँ कि ओबीसी वोट, असली लड़ाई वहाँ ओबीसी वोट की है। मराठा तो एकदम समझ लीजिए कि शरद पवार की तरफ मराठा पूरे घूम गए हैं कि मराठा वोट शरद पवार जी को जाएगा। लेकिन ओबीसी दलित वोट जो है, वो दलित आदिवासी वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ है। अब ओबीसी वोट पे असल दावेदारी है सबकी। तो ओबीसी वोट क्या बीजेपी को मिलेगा? ये आसान नहीं है। ओबीसी में ढेर सारी चीजें हैं और कई सारी चीजें लड़ाई चल रही है, और उसमें जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी भी हिस्सेदारी है, कांग्रेस की भी हिस्सेदारी है, शरद पवार जी की भी हिस्सेदारी है, तमाम की हिस्सेदारी। लेकिन अभी 4 तारीख के बाद जो 3 तारीख से चुनाव का आगाज हो रहा है रैलियों का, तो आप देखिए क्या माहौल बनता है। फिलहाल माहौल जी धनंजय जी, आपकी आवाज़ हालांकि आखिर में थोड़ी डाउन हो गई थी, लेकिन आपकी बात समझ में आ गई। देखिए, डीके शिव कुमार की चर्चा आपने अभी छेड़ी, जरा मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बात क्या थी। बात ये थी, बकौल मीडिया, बकौल डीके शिव कुमार, क्योंकि उन्होंने मीडिया से चर्चा की है, और कांग्रेस की गारंटियों में से एक गारंटी कर्नाटक में महिलाओं को मुफ्त सेवा, बस सेवा, कर्नाटक की बस सेवा। और उसमें डीके शिव कुमार ने कहा कि मेरे पास कुछ महिलाओं के लगातार मैसेज आ रहे हैं, चिट्ठियां आ रही हैं कि हम चूंकि कामकाजू हैं, एमएनसीज और बाकी जगह काम करते हैं, हमको उसके लिए भत्ता मिलता है, यानी टीए मिलता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमसे आप पैसे लीजिए।
डीके शिव कुमार ने कहा कि ऐसी महिलाएं जो पैसे टीए ले रही हैं और वो अपनी कंपनी से पैसा ले रही हैं, आने जाने का भाड़ा ले रही हैं, उनके लिए हम किराया लें और बाकी जो महिलाएं हैं जो वादा हमने किया है वो फुलफिल करें। लेकिन इसको तोड़ मरोड़ कर विपक्ष ने पेश किया, ये कहा गया है। और ये बात यहां पर शिव कुमार ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, मीडिया और विपक्ष है जो इसमें भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बस इतना कहा कि मुझे नौकरी पेशा महिलाओं से संदेश और मेल मिले हैं। उन महिलाओं ने बताया कि उन्हें परिवहन भत्ता मिलता है और वो बस के किराए का खर्चा उठा सकती हैं, वो किराया देकर यात्रा करने को तैयार हैं। जब वो कह रही हैं कि वो टिकटों के लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो हम उन्हें क्यों रोकें। महिला के लिए मुफ्त यात्रा एक गारंटी थी जिसकी घोषणा राहुल गांधी ने और मैंने बेंगलुरु में की थी। 5 गारंटियों में से एक किसी को भी हटाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बात यहां पर, और इस गारंटी से राज्य के खजाने पर 57,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। सत्ताधारी दल और कई विधायक सरकारों से मतलब इन गारंटियों और 5 गारंटी लागू की गई है, यही बात यहां पे है। लेकिन इसको किस ढंग से फ्रेम किया गया, नरेंद्र मोदी ने इस फ्रेम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पंकज जी इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी पंकज जी। महिलाओं के लिए बस की सवारी फ्री जी, जब दिल्ली में महिलाओं को बस की सवारी फ्री की गई थी तो यहाँ पर भी एक तकनीकी सवाल उठा था, क्योंकि दिल्ली में जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनको बाकायदा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। तो कुछ ऑफिसर्स ने बोला था कि चूंकि महिलाओं का ट्रांसपोर्टेशन फ्री है और जो लोग ग्रुप डी और उसके बिलो की बस इस्तेमाल कर सकती थी, जिनका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी लोगों ने, महिलाओं ने अंडरटेकिंग दी थी कि हम राज्य सरकार द्वारा दी गई मुफ्त बस सेवा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये लिया गया था। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सामान्य चीज, तकनीकी चीज है। भाई मुझको मेरा ऑफिस यदि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दे और मैं मुफ्त में कोई ट्रांसपोर्ट को यूज करूं तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। राइट, बिल्कुल। तो वही मसला है यहाँ पर। बिल्कुल, घर भाड़ा और दीजिए और अपने घर में रहिए। ये वैसे ही है जैसे डीए है बाकी। जी हाँ, सरकारी नौकरियों का ये दिक्कत आई थी, दिल्ली में भी हुआ था ये। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टेक्निकल पहलू है और जिसके बारे में वहां चर्चा हो रही थी। और बेंगलुरु पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि थी 31 तारीख को, उसी दिन की बात है। और उस दिन पहुंचे थे और उस दिन उन्होंने चूंकि अखबार में कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा पढ़ा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिव कुमार से पूछा, बगल में सिद्धारमैया भी थे और इन दोनों से पूछ करके और फिर बाद में मीडिया से चर्चा। लेकिन डीके शिव कुमार ने यहाँ कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते रहे। इसलिए मुस्कुराते रहे क्योंकि अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं, डांट लगा रहे हैं, फटकार कर रहे हैं। तो ये एक इतनी तो वो बनती है जिसको कहते हैं कि अनुशासित रहने का वहां की जरूरत थी और अनुशासित रहे डीके शिव कुमार। लेकिन बाद में मीडिया से उन्होंने चर्चा में जरूर ये कहा कि मकसद ये है और मेरे पास ऐसे मेल, ऐसी चिट्ठियां, ऐसे संदेश आए हैं, इसलिए हमको यहां पर थोड़ा सा हम सोचकर कि क्या जो महिलाएं ये अंडरटेकिंग दे रही हैं कि हमको ऑलरेडी टीए मिलता है, परिवहन भत्ता मिलता है, तो वो महिलाएं अगर चाहें तो टिकट ले सकती हैं, बाकी लोग जो हैं वो मुफ्त की सेवा का वो करें। और राहुल गांधी की ये 5 गारंटियों में से एक गारंटी है जिसको हम ऑलरेडी फुलफिल कर रहे हैं। बात इतनी सी थी लेकिन निकली दूर तलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से कैच करने, लपकने की कोशिश किए। पीएमओ ने उनको बताया कि चलिए लपक लीजिए, चुनाव का मौका है, मौसम बरसात का है, बढ़िया नहा लेते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि नहाने निकले और ओले बरसने लगे, चोट लगी बहुत जोर से और उनको फिर वापस लेना पड़ा। कहानी यही है धनंजय कुमार जी, और इस कहानी का पटाक्षेप थोड़ा और होगा जब से 6 तारीख को धनंजय जी गारंटी लॉन्च करेगी एमवीए, महाविकास अघाड़ी की गारंटी, और उस गारंटी के बाद नरेंद्र मोदी और इनकी पार्टी की गारंटी क्या होती है ये सब देखना होगा। दिलचस्प है चुनाव, और सबसे बड़ी चीज कि आर्थिक राजधानी है बेंगलुरु, माफी चाहूँगा मुंबई देश की, और महाराष्ट्र जो है ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है। दिलचस्प तो उधर झारखंड भी है जहाँ से हम लोग लौट के आए हैं, 3 दिन की यात्रा करके आए हैं। एक इंटरव्यू आपने कल्पना सोरेन का देख लिया है, दूसरा इंटरव्यू बहुत जल्दी आप तक हम पहुँचाएंगे, हेमंत सोरेन का इंटरव्यू। जी, कल्पना सोरेन का इंटरव्यू आपने देखा, हेमंत सोरेन का इंटरव्यू भी हम आपको अगले 2 दिनों में
वादा करते हैं कि वो भी पहुंचाएंगे, उस इंटरव्यू को भी आप तक रखेंगे। और ये झारखंड की बात, लेकिन इधर महाराष्ट्र से भी बहुत कुछ हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ इसी न्यूज पॉइंट में, बहुत कुछ इसी डीवी लाइव पे आपको देखने सुनने को मिलेगा। बस इंतजार कीजिए, रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीवी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं धनंजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज चतुर्वेदी जी आपका, प्रशांत टंडन जी आपका बहुत शुक्रिया, अमलेंदु उपाध्याय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया बहुत बहुत प्रोफेसर रविकांत जी का, और शुक्रिया बहुत बहुत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो आप जुड़े रहे, अपनी बात अपने विचार रखते रहे, आप सबका भी। असलम चिश्ती जी हमारे साथ हैं, लिख रहे हैं कि डीवी लाइव चैनल के पत्रकारों को बहुत ध्यान से सुना, सटीक टिप्पणी और बढ़िया समीक्षा ने दिल जीत लिया। आप सब पत्रकार ने नियमित रूप से लोकतंत्र बचाने के लिए जागरूकता फैलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैयद अब्दुल मुगनी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, उमर अली साहब बने हुए हैं, गुड नाइट लिख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। रामविलास जी हमारे साथ हैं, निशित पटेल साहब हमारे साथ बने हुए हैं, और ऐसे ही और भी बहुत सारे साथी। सुनील कुमार जी हैं, आजकल गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं, घोड़े घास खा रहे हैं, कह रहे हैं सुनील कुमार जी। सुना होगा आप लोगों ने, सियासत में ऐसी चर्चा खूब हुई थी किसी जमाने में, गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं। अमित कुमार यादव जी भी हैं, और सलाम करता हूं अमित जी, आप लगे रहिए, आपका काम रोजी रोटी चलती रहे डीबी लाइव के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, अमित कुमार यादव जी। लक्ष्मी नारायण के जी भी हमारे साथ हैं, डेविल भाई भी हमारे साथ हैं, एनोनिमस भी हमारे साथ बने हुए हैं, और मोहम्मद जियाउल्लाह अंसारी साहब हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तारिक जी भी हैं, बहुत शुक्रिया। डेविल भाई, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जिनके इस कमेंट जिनके नहीं ले पाता हूं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं। कमेंट लिखिए, अपनी बात अपने विचार जरूर पहुंचाइए दूर दूर तक, और अपने विचारों से रोशनी दीजिए उन लोगों को जो भटके हुए हैं, बहके हुए हैं। और कुछ लोग हमारे चैनल पे भी भटके बहके हुए लोग आते हैं, उनको भी थोड़ा सद्बुद्धि दे भगवान, यही इच्छा है। और दीपावली का त्यौहार बीता नहीं है, आज गोवर्धन पूजा, कल भाई दूज, इसके बाद बिहार और पूर्वांचल और कई जगहों पे छठ की पूजा, ये सब कुछ आप लोग देखेंगे। तो एक लंबा रास्ता है त्योहारों का भी, और इन सब के बीच एक त्यौहार जो लोकतंत्र का चल रहा है, यानी जो चुनाव की बारी है, उसके लिए भी आप सब इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होने जा रहा है। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।